देखिए राजीव जी, जो प्रश्न आपने पूछा, देखिए मैंने भी गोदी मीडिया के बहुत सारे सर्वेक्षण देखे और उन्होंने जिस प्रकार से अपना रुख में परिवर्तन किया है, मैं उसका विश्लेषण कर रहा था। आप ये सोचिए, जो मोदी जी की कार्यप्रणाली है, जिस प्रकार से उनका एक छत्र राज्य चला है 9 साल, और जिस तरह से ईडी सीबीआई का उन्होंने उपयोग किया है, इसके बाद अगर चुनाव के पहले इतनी बड़ी बगावत हो रही है, इसका जरा विश्लेषण कीजिए, बगावत क्यों हो रही? क्या ये लोग जो बगावत कर रहे हैं, क्या इनको यह आभास हो गया है कि बीजेपी सत्ता में नहीं लौटने वाली है और ये जो समय का पहिया है ये उल्टा चलने वाला है, ये राज्यों में चलने वाला है 2 महीने के बाद और 6-7 महीने के बाद ये केंद्र सरकार द्वारा चलने वाला है, इसलिए बेहतर है कि एक सुरक्षित जगह ढूंढ लो। क्या उनको, अगर क्या उनके अंदर, मेरे ख्याल से अगर आप विश्लेषण करेंगे, क्या उनके अंदर इतना साहस है कि अगर उनको यह अंदाजा है कि मोदी जी 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और ईडी सीबीआई का फिर इसी प्रकार से उनके माध्यम से लोगों को जेल भेजा जाएगा, तो इसके बावजूद क्या लोग ये साहस कर पाएंगे कि वो विद्रोह करें? आप राजस्थान में देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता विद्रोह कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। करीब 20 नेताओं के बारे में यह चीज स्पष्ट हो गई है कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, और 2-3 लोगों के बारे में यह पता चल गया है कि वो कांग्रेस में आने के लिए तैयार बैठे हैं और कांग्रेस 2-3 दिन में ज्वाइन कर लेंगे, और ये सब बड़े नेता हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो मानी बात है कि वो बीजेपी का वोट काटेंगे। तो ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? अगर 13 महीने का विश्लेषण करें राजीव जी, या आपके श्रोता और दर्शक करें, 13 महीने में क्या आपने किसी कांग्रेस के अच्छे बड़े नेता को कांग्रेस छोड़ते देखा? इसका मतलब यह है क्या, या जो लोग जमीन पे रहते हैं या जो लोग जमीन पे राजनीति करते हैं, उनको यह आभास हो गया है कि बीजेपी में रहना उनके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 6 महीने के बाद उनको वो भोगना पड़ेगा जो उन्होंने मजबूर किया कि दूसरे भोगें। और कांग्रेस के अंदर या इंडिया अलायंस के अंदर जो लोग हैं, उनको यह आभास हो गया है कि अब वो सत्ता की तरफ आने वाले हैं, इसलिए बेहतर है कि वो सत्ता को न छोड़ें। जो आपने शरद पवार जी के स्टेटमेंट की बात करी, देखिए वास्तविकता यह है कि अजीत पवार क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो वाली कहावत है, न मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो जो कहा सुप्रिया सुले ने कि अगर भैया चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो सबसे पहले मैं माला पहनाने जाऊंगी, तो एक प्रकार से उस मुहावरे का उन्होंने उपयोग किया कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, और शरद पवार ने उस बात की पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा कि अगली सरकार हमें बनेगी, हमारी बनेगी। देखिए इस समय आप कोई भी फील्ड वर्कर को अगर आप फील्ड में राजीव जी भेज दें, आप देख रहे हैं कि आज से 1 साल पहले यह होता था कि अगर 20 लोग खड़े होते थे, 1-2 लोग अगर मोदी जी के खिलाफ बोलने का प्रयास भी करते थे, भीड़ उनको दबोच लेती थी, भगा देती थी और उनको बोलने नहीं देती थी। आज की स्थिति यह है कि जो लोग मोदी जी का समर्थन करते हैं, 1-2 लोग जो करने का प्रयास करते हैं, पहले तो वो ये नहीं बता पाते कि 9.5 साल के अंदर मोदी जी ने डिलीवर क्या किया है। बेरोजगारी वो कहते हैं हाँ बढ़ी है, महंगाई वो कहते हैं हाँ बढ़ी है, केवल वो कहते हैं 370 हटा और मंदिर बन रहा है, इसके अलावा कोई विकास की बात वो नहीं कर पाते। लेकिन अब ये स्थिति है कि जब 20-25 लोग कभी आप खड़े होते हैं और उनका रिस्पॉन्स आप लेने का प्रयास करते हैं, तो 2-3 लोग जो प्रयास करते हैं मोदी जी का समर्थन करने पे, वो अपने को पेश नहीं कर पाते और वहां से भाग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जनता का जो मन है वो पूरी तरह से बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आज की तारीख में राहुल गांधी ने जो अपने कठिन परिश्रम से कांग्रेस को मजबूत किया है, इंडिया को मजबूत किया है, अखिलेश यादव ने भी जिस प्रकार से स्टेप लेने शुरू किए हैं, उधर लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार कर रहे हैं, उधर उद्धव ठाकरे और शरद पवार कर रहे हैं, उधर डीके शिव कुमार किस प्रकार से तेलंगाना के अंदर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस एक संगठित समूह की तरह काम कर रही है और बीजेपी एक टूटते हुए गिरोह की तरह काम कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है समूह जीतेगा और गिरोह हारेगा। समूह जीतेगा, गिरोह हारेगा, लेकिन क्या, वही सवाल कि क्या कांग्रेस के आगे अटकी हुई है, उसको जरा घुमाइए, जरा आपसे समझूं कि आखिर क्या कारण है कि ये सब उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। कोई गंगा के किनारे तो कोई आदि कैलाश दूर से दिख रहा है वहां। नहीं राजीव जी, चलिए आपने सनातन धर्म का क्योंकि परिप्रेक्ष्य ले लिया, तो मैं जानना चाहता हूं आपने माननीय मोदी जी को श्राद्ध करते देखा क्या?
माता जी की मृत्यु हुई है, हम जितने भी असली सनातनी हैं वो श्राद्ध करते हैं। इस समय डमरू बजाने के बजाय माता जी का श्राद्ध करना बहुत आवश्यक था, जो तर्पण करना, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। तो क्या अब हो सकता है ये आपका डीबी लाइव देख के कल वो श्राद्ध की जो परंपराएं हैं उसका पालन करें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो डमरू आप लोग कह रहे हैं ना, वो डमरू बजा रहे हैं, वो डमरू नहीं बजा रहे, बीजेपी की जो चुनावी संभावनाएं हैं उसको बजा रहे हैं। और देखिए एक और चीज है, जो शिवराज सिंह चौहान तो डाउन स्ट्रीम में बैठे, मोदी जी अप स्ट्रीम में जाके बैठ गए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम ऋषिकेश में बैठे हो, मैं गौरी कुंड में बैठा हूं, कल ये ना हो कि वसुंधरा राजे और अप स्ट्रीम में जाके बैठ जाएं, वो यमुनोत्री या गंगोत्री में बैठ जाएं कि हम अप स्ट्रीम में जा रहे हैं, अब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो देखिए इन चीजों की संभावनाओं पे कोई असर इसलिए नहीं पड़ने वाला है। जो आरोप ये राहुल गांधी पे लगाया करते थे कि राहुल गांधी जब चुनाव का रण क्षेत्र सजा हुआ है और जिस समय सब रणकुंभियां बज रही हैं और पूरा युद्ध के दोनों जो सेनाएं हैं वो आमने सामने अड़ी हुई हैं, उस समय जाके डमरू बजाने की क्या आवश्यकता है। भगवान खुद कहते हैं युद्ध क्षेत्र में जब आपको लड़ाई लड़नी है उस समय राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लोकतांत्रिक रूप से लड़िए, इसको पलायनवाद कहते हैं। आप युद्ध क्षेत्र से भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मोदी जी को यह प्रेरणा मिली है या किसी ने उनको बताया है कि अब अपना राजनीतिक रूप को छोड़िए और आध्यात्मिक रूप को धारण कीजिए, जिससे 2024 में जब सत्ता का परिवर्तन हो तो आप ये कह सकें कि मैं तो राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं झोला उठा के देश के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं तो कहीं गौरी कुंड में या कहीं भैरव घाटी में या कहीं जाके वहां आसन जमाऊंगा, मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, राजनीति में तो मैं जरूर आ गया था, देश से बाहर नहीं जाऊंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इजराइल सेफेस्ट कंट्री था जहां जाने की बात हो रही थी, अब इजराइल भी। और जो पत्रकारों के बारे में राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, या तो इस स्टूडियो में शूट हो रहे हैं ये, उनके पासपोर्ट देखिएगा, उनके पासपोर्ट मंगा लीजिएगा कि सही में इजराइल गए हैं कि नहीं गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चांदनी चौक में, करोल बाग में सारी शूटिंग चल रही है, क्योंकि पासपोर्ट देख के ही पता चलेगा कि वास्तविकता में इजराइल गए हैं या स्टूडियो के अंदर ये शूटिंग चल रही है, या दरियागंज या करोल बाग के किसी चैम्बर को लेके या बड़े हॉल को लेके वहां शूटिंग चल रही है बुलेट प्रूफ जैकेट्स को लेके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नाटक चल रहा है। और जब युद्ध क्षेत्र में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और खड़गे साहब जो है अड़े हुए हैं, अपने लोकतांत्रिक रूप में जनता के समक्ष खड़े हुए हैं, ये लोग डमरू बजा रहे हैं, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहा है, कोई ऋषिकेश घूम रहा है, कोई हरिद्वार घूम रहा है, तो पूरा भटकाव है। जो होना चाहिए वो कांग्रेस कर रही है, जो नहीं होना चाहिए वो बीजेपी कर रही है। जी, जो नहीं होना चाहिए वो बीजेपी कर रही है।